नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत एक वीडियो आ चुका है जहाँ पे हम लोगों ने भौगोलिक आकृति, मृदा, उसके बाद नदियाँ, इन सब का अध्ययन किए थे। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे बिहार के जलप्रपात, उष्ण कुंड एवं झीलों, साथ में हम लोग देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। राज्य जीएस दृष्टि बिहार के लिए जीएस दृष्टि की यह एक चित्रात्मक प्रस्तुति है। बहुत बेहतरीन बुक है और बहुत ही संक्षेप में दिया हुआ है। इससे संक्षेप में कुछ नहीं है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। बहुत सारा पढ़ लिए हूँ लेकिन एक बार इसको कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, बस आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीधे हम लोग बात करते हैं बिहार के जलप्रपात, उष्ण एवं कुंड, झीलों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे जलप्रपात के बारे में। बात करेंगे हम लोग ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात आपको बता दूं, इतनी बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो बिहार का, ककोला जलप्रपात बार बार पूछा जाता है। तो यह नवादा जिला में स्थित है। सबसे पहली बात यही है, ककोलत की पहाड़ियों में 80 फीट इसकी ऊंचाई है और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो नवादा जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे धुआं कुंड एवं मांझर जलप्रपात के बारे में। इसके अवस्थित के बारे में बात करें तो यह ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में स्थित है। कौन? धुआं कुंड एवं मांझर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में स्थित है। सिखों है तो यह महत्वपूर्ण स्थल है, यह भी जानते रहेंगे। सिखों के लिए एक पवित्र स्थल है। उसके बाद हम बात करेंगे करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पीडीएफ में भी इंपॉर्टेंट यहाँ लगा हुआ है। तो करकटगढ़ जलप्रपात अवस्थित है कैमूर जिला में। कैमूर वन अभ्यारण्य का ही एक भाग है यह। उसके बाद हम बात करेंगे तेलहर कुंड जलप्रपात। इसकी अवस्थित है दुर्गावती नदी के समीप कैमूर जिला में। 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। तो यह कैमूर जिला में स्थित है। देखिए प्रपात से हमेशा प्रश्न आता है और 8 से 10 प्रपात हैं, स्पेशली उन्हीं से पूछा जाता है बार बार। तो तिलहरकंड पिछली बार पूछा गया था, इस बार ककोलत पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे जियार खंड जलप्रपात। अवस्थिति है फुलवरिया नदी भोजपुर जिला में। जियार खंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओखारीन कुंड अवस्थित है गोपथ नदी पे रोहतास जिला में। देवदारी जलप्रपात कर्मनाशा नदी में रोहतास जिला। खुआरी दाह यह नदी असाने और जिला रोहतास। आपको बता दूं, अगर आपको अंधजुए मारना है, मान लीजिए नहीं आ रहा, आप तुक्का लगाने जा रहे हैं, तो आप रोहतास और कैमूर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रोहतास और कैमूर जिले में बहुत सारे जलप्रपात स्थित हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राकिम कुंड जलप्रपात के बारे में। यह गाय घाट रोहतास में स्थित है। सुवारा जलप्रपात पूर्वी सुवारा नदी पर रोहतास जिले में स्थित है। तो आपने यहाँ देखा होगा अधिकतर जो जलप्रपात है वो रोहतास में ही स्थित हैं। कुछ स्पेशल जलप्रपात हैं जिनको रोहतास में नहीं, उनको देखिए, जैसे जियार कुंड जलप्रपात, तिलहर कुंड पिछली बार पूछ ही लिया गया था। उसके बाद ककोला जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। उसके बाद धुआं कुंड एवं मांझर, तो धुआं कुंड एवं मांझर यह भी रोहतास जिला में स्थित है। तो जो रोहतास में नहीं है उनको स्पेशली आप याद कर लीजिए, जैसे कि ककोलत हो गया, उसके बाद जियार कुंड हो गया, तिलहर हो गया, देन आपका करकटगढ़ जलप्रपात हो गया। कैमूर जिला है तो बार बार पूछा जाता है, ये सबको मालूम होता। अब हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंडों के बारे में। तो राजगीर में स्थित है, राजगीर और गया, इन्हीं 2 जिलों में बहुत सारे उष्ण कुंड जलकुंड पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजगीर में ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म या सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। इसको याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक गर्म कौन है? ब्रह्मकुंड, जिसकी अवस्थिति है राजगीर नालंदा में। सूर्यकुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड, यह सब कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में, राजगीर में। उसके बाद मुंगेर के बारे में बात करेंगे। मुंगेर में जो स्थित है लक्ष्मण कुंड, मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। तो यह बिहार का तो नहीं है, बिहार का ब्रह्म कुंड है। तो यह सिर्फ आप याद रखिए कि लक्ष्मण कुंड कहाँ। लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड। तो राम, सीता, लक्ष्मण, इनसे संबंधित सारे कुंड कहाँ पे हैं? मुंगेर जिले में स्थित हैं। उसके बाद भीम बांध कहाँ है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, मुंगेर में स्थित है। ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड और जन्म कुंड। जन्म सीता का, लक्ष्मण का,
रामेश्वर का राम का ऋषि भी राम संबंधित है, तो ये सब कहाँ पे हैं, मुंगेर से स्थित हैं। थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेंगे। राम के जीवन संबंधित जो भी पात्र हैं, चाहे ऋषि हों, चाहे सीता हों, चाहे लक्ष्मण हों, लक्ष्मीश्वर हों, जन्म हो, यह सब कहाँ पे हैं, सब मुंगेर में स्थित हैं। उसके बाद गया में स्थित है अग्निकुंड, एक महत्वपूर्ण कुंड है, पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अब बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलता है, आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर में बिहार का आपने एग्जाम दिया होगा तो। बात करेंगे कांवर झील के बारे में। अवस्थित है मंझौल गाँव, बेगूसराय जिला में। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। सबसे बड़ी क्या है, गोखुर झील है, यह भी एक फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से यह निर्माण होती है। जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आवास है। रामसर स्थल घोषित किया गया है और बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पे स्थित है, बेगूसराय के मझौल में स्थित है कांवर झील, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुशेश्वर स्थान झील के बारे में। कहाँ पे है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य भी है, तो यह स्थित है दरभंगा में। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है, तो इतना जानिए कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है और कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, दरभंगा में, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाती रहती बार बार। उसके बाद हम बात करेंगे जगतपुर झील, यह भागलपुर में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे गोगा भील झील के बारे में। गोगा भील या घोघा भील ऐसे लिखा रहता है, तो गोगा भील समझिए। झील कहाँ स्थित है, इसे अन्य नाम है घोघा झील या घोघा चाप। मनिहारी कटिहार जिला में स्थित है। मनिहारी कटिहार जिला में स्थित है। इसका अगर जल स्रोत देखें तो या तो वर्षा या तो महानंदा नदी से इसको जल स्रोत प्राप्त होता है। तो यह झील कहाँ स्थित है, गोगाबिल कटिहार जिला के मनिहारी में। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ स्थित है, सहरसा जिला में। घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है। और कुछ झीलें यहाँ पे हैं, जमुनिया, गोबरा, कुमीवा तथा सरदियत, यह सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि बख्तियारपुर झील कहाँ है, सहरसा जिले में। सहरसा जिले के बारे में आपको बता दूं तो सबसे कम महिला साक्षरता पूरे बिहार में सहरसा की ही है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई परियोजनाओं के। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, जो नदी परियोजनाएं होती हैं उसके बारे में याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल सिंचाई क्षमता 2020-21 के अनुसार, तो चरम सिंचाई क्षमता है 117.5 लाख हेक्टेयर पे। सृजित कितना किया गया है अभी तक, मतलब यहाँ पे इतनी क्षमता है 117.54 लाख हेक्टेयर का इतना अनुमान है, लेकिन अभी जो सिंचाई हो जाती है, जिस पर काम हो रहा है 80.91 लाख हेक्टेयर, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता के बारे में देखेंगे तो चरम सिंचाई क्षमता इसकी है 53.53 लाख हेक्टेयर हो सकती है। सृजित कितना कर लिया गया है 37.15 लाख हेक्टेयर। कुछ नवीन योजनाएं हैं, दुर्गावती जलाशय परियोजना रोहतास में, पश्चिमी कोसी बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना और चौकन सिंचाई योजना। बात करेंगे हम लोग लघु सिंचाई में। चरम क्षमता है 64.01 लाख हेक्टेयर, सृजित हो गई है 44.7 लाख हेक्टेयर, 69.9%। तो यह सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार राज्य की प्रमुख योजनाओं के बारे में देखेंगे। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में इसका 30.6% योगदान है। सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक रोहतास है। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है ये नहर परियोजनाओं से, शिवहर में। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, रोहतास में। उसके बाद पश्चिम चंपारण, देन औरंगाबाद। तो यहाँ से फैक्ट क्या निकल के आ रहा है, नहरों से सर्वाधिक सिंचित कौन सा जिला है, रोहतास। उसके बाद पश्चिम चंपारण दूसरा है, तीसरा औरंगाबाद। अगर नहर परियोजनाओं से सबसे कम अगर सिंचाई कहाँ होती तो शिवहर में होता है, और सर्वाधिक तो रोहतास में होता है, इसको बता ही दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना बिहार, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना एक प्रकार से है। इसी पर एक फस्ते बांध बनाया गया। अगर प्रश्न आ जाए फस्ते बांध किस नदी पर स्थित है, तो वह स्थित है कोसी नदी पर। हनुमान नगर अवरोधक बांध बना है किस नदी पर, नेपाल में है, कोसी नदी पर। यह भी पूछा जा सकता है हनुमान नगर बांध कहाँ स्थित है, नेपाल में, और किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर। जो प्रमुख नहरें यहाँ से निकाली गई कोसी नदी से, पूर्वी कोसी नहर से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा खगड़िया। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल तथा मधुबनी, यहाँ पर सिंचाई होती है। इसी में एक नहर निकाली गई है छतरा नहर, नेपाल का मोरंग क्षेत्र में। तो इतना ही आप याद रखेंगे, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर। और जो दो बांध है वो दो बांध पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, फस्ते बांध और हनुमान नगर बांध, नेपाल में स्थित है हनुमान नगर बांध। बात करेंगे गंडक नदी परियोजना का।
गंडक नदी के बारे में बात करें तो मुख्य पश्चिमी नहर जो इसका है उसका विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में। मुख्य जो पूर्वी नहर है उसको अन्य नहर बोलते हैं, तिरहुत नहर बोलते हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर। तो जो मुख्य पूर्वी नहर वह इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है इस नहर से कहाँ कहाँ सिंचाई होती है, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर में। उसके बाद हम बात करेंगे सोन नदी परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना है। 1876 में इसको स्टैब्लिश किया गया। उद्गम होता है डेहरी, स्टेशन का नाम सुना होगा, डेहरी यान सोन, रोहतास में स्थित है। तो बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? सोन नदी परियोजना, 1876 ईस्वी में। प्रमुख नहरों के बारे में देखें तो पश्चिमी नहर इसमें है, पश्चिमी सोन नहर, डेहरी सोन नदी का बायां तट, लाभान्वित जिला रोहतास, भभुआ जिसे कैमूर बोलते हैं, भोजपुर और बक्सर। पूर्वी सोन नहर उद्गम उसका वारुण सोन नदी का दाहिना तट, मुहाना गंगा में होता है पटना के निकट। लाभान्वित जिले हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। बात करेंगे त्रिवेणी नहर, स्टेब्लिश हुआ 1907 में। उद्गम होता कहाँ से? गंडक नदी से। जो त्रिवेणी नहर को जल प्राप्त होता है वह पूछा जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है? गंडक नदी से। लाभान्वित जिला ओनली पश्चिमी चंपारण। अन्य सिंचाई परियोजनाएं देखें, चंदन जलाशय योजना भागलपुर में स्थित है, बदुआ जलाशय योजना भागलपुर में है, मूसाखंड सिंचाई योजना कैमूर में है। तो यह सब पूछा जा सकता है कि चंदन, बदुआ कहाँ स्थित है, तो ये तो दोनों भागलपुर और मुंगेर में आती हैं। तो मूसाखंड सिंचाई योजना कहाँ है? कैमूर जिला में। ये जो बदुआ जलाशय परियोजना संयुक्त परियोजना है भागलपुर और मुंगेर जिले की, और चंदन जलाशय योजना भागलपुर में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे तिऊर एवं ढाका नहर, लाभान्वित जिला है पूर्वी चंपारण। उद्गम कहाँ से होता है इसका? लाल बकिया एवं तिऊर नदी, मतलब ये दोनों गंडक की सहायक। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद करना है, पहले पिछले वीडियो में बताया गया, लाल बकिया किसकी सहायक नदी है? गंडक की सहायक नदियाँ हैं। तिऊर भी गंडक की सहायक नदी है, लेकिन लाल बकिया पूछी जा सकती है, तो यह गंडक की सहायक नदी है, याद रखेंगे। इसी पर स्थित है तिऊर एवं ढाका नहर। ने बांग्लादेश मत चले जाइएगा ढाका देख के, याद रखिएगा। कमला नहर कमला नदी से निकाली गई है, दरभंगा जिले के उत्तर से। लाभान्वित जिला है दरभंगा एवं मधुबनी। तो कमला नहर को जल कहाँ से प्राप्त होता है? कमला नदी से। सकरी नहर जल प्राप्त होता है इसको सकरी नदी से। लाभान्वित जिले गया, नवादा एवं नालंदा। अन्य प्रमुख नहरों के बारे में बात करें, दुर्गावती जलाशय परियोजना तो कैमूर और रोहतास जिले। दुर्गावती नदी कहाँ बहती है? कैमूर और रोहतास जिले में। बनार परियोजना, बरनार परियोजना बरनार नदी पर। लाभान्वित जिला जमुई है, याद रखेंगे। बरनार परियोजना के बारे में सिर्फ एक जिले में बह रही, पूछा जा सकता है किस जिले को लाभान्वित करती है? जमुई को। जमुई के बारे में अगर बात करें तो जमुई में हाल ही में सोने का विस्तृत भंडार मिला हुआ है। बात करेंगे बागमती परियोजना के बारे में। बागमती नदी जिला है सीतामढ़ी। लाभान्वित जिले हैं सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और शिवहर। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, डेहरी कहाँ है? रोहतास में। वरुण कहाँ है? औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। कटैया कहाँ पे? सुपौल में। अगनूर कहाँ है? अरवल में। तो डेहरी तो सबको मालूम, डेहरी यान सोन। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का ये भी सबको याद है। कटैया भी मुझे लगता है सबको मालूम, सुपौल। लेकिन अगनूर आ से अरवल याद कर लेंगे, और वरुण को याद कर लेंगे औरंगाबाद। उसके बाद नलकूपों से सिंचाई के बारे में देखते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 63.9%। किससे? नलकूपों से। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। देन उसके बाद नहर दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान है नहरों नलकूपों का, सेकंड है नहरों से। 5% एरिया में तालाब और कुछ अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में अगर हम नलकूपों से बात करें तो समस्तीपुर में सबसे अधिक होती है, फिर सीतामढ़ी, कटिहार तथा पूर्वी चंपारण में। तो समस्तीपुर में सबसे अधिक सिंचाई होती किससे? नलकूप से, याद रखेंगे। फैक्ट है, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। समस्तीपुर में, फिर सीतामढ़ी में। तालाब से बात, कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9% तालाबों से होती है, और सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? दरभंगा में। अगर अब पूछ लिया जाए तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो वह होती है दरभंगा में। यह फैक्ट याद रखेंगे। पाइन कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली है, अत्यंत प्राचीन, मौर्यकालीन। तो मौर्यकालीन कच्ची नहर प्रणाली को बिहार में क्या बोलते हैं? पाइन बोलते हैं, याद रखेंगे। यह फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है। मौर्यकालीन कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली को मौर्यकाल में क्या बोलते थे? तो पाइन बोलते थे। प्रमुख जिले हैं गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर में। पाइन का मुहाना होता है आहार, और करहास खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा को करहास कहते हैं। यह सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। करहास क्या है? खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा।
आहार क्या होता है? जहाँ पाइन का मुहाना होता है उसे आहार कहते हैं। तो पाइन के बारे में देख लेंगे। बिहार की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। समझौता हुआ था 1954 में। निर्माण कार्य प्रारंभ 1959 में, पूर्ण हो गया 1963 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना हुई 1978 में। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जिसका सिंचाई में उपयोग हो, बिजली का भी उपयोग, कोई अन्य उपयोग भी हो जाए, तो उसी को कहते हैं बहुउद्देश्य, जिसका बहुत सारे उद्देश्य हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना या बिहार की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। मुख्य उद्देश्य इसका देखते हैं। बाढ़ नियंत्रण, देख लीजिए कई उद्देश्य हैं। बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण, 4 उद्देश्य इसका था, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय कहा जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण में हनुमान नगर जो कि नेपाल में एक बांध बनाया गया। एक फस्ते बांध की हमने भी ऊपर चर्चा किया। कौन सा बांध? फस्ते बांध। किस नदी पर है? तो फस्ते बांध स्थित है कोसी नदी पर, कुछ देर पहले बताया था। उसके बाद पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण किया। द्वितीय चरण में क्या हुआ? पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण हुआ। तो यह सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। कोसी नदी का कब समझौता? 1954 में। कब बन के तैयार हुई? 1963 में। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बात करेंगे गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना। कोसी बिहार एवं नेपाल की, लेकिन गंडक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल समझौता 1959 में। योजना आयोग द्वारा मंजूरी हुई 1961 में। जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई है पश्चिमी चंपारण जिले में। बात करेंगे पूर्वी गंडक नहर परियोजना। मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण तथा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान को लाभ मिलता है। इसका अन्य नाम है तिरहुत नगर। गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। उसके बाद मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, लंबाई है 200 किलोमीटर, 3 भागों में विभाजित है। लाभान्वित जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में सब हैं। फिर सारण, सीवान, गोपालगंज और भैरवा नेपाल में। देखिए अगर हम बात करें बिहार के मैप के बारे में, तो कुछ इस तरह से बिहार का अगर मैप होता है, जो पश्चिमी गंडक परियोजना है यहाँ से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, इन सब एरिया को कवर करता है। और इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, इन सब जिलों में, महाराजगंज में कवर करती है। तो ये हो गया पश्चिमी चंपारण, यहीं से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना है, पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, इससे उत्तर प्रदेश को भी लाभ होता है। और लेकिन जो पूर्वी गंडक नहर परियोजना है वो कहीं इधर कुल के आसपास है। तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, इन सबको लाभ पहुंचाती है। तो उससे उत्तर प्रदेश के किसी जिले को लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो पश्चिमी गंडक नहर, उससे नेपाल को भी लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलता है, याद रखेंगे। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण किया गया है। अब हम बात करेंगे सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन? सोन नदी बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको याद रखेंगे। सोन बैराज या इंदिरापुरी कदवन बैराज नामक जलाशय का निर्माण हुआ है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है। निर्माण प्रारंभ हुआ 60 में, पूर्ण हो गया 1965 में। उसके बाद हम देखेंगे इसमें पश्चिमी सोन नहर, इसकी शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा तक गई हैं। पूर्वी सोन नहर, 2 शाखाएं हैं, पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर। जल विद्युत केंद्र, वरुण जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र। तो वरुण जो जल विद्युत केंद्र है वह औरंगाबाद में है और डेहरी जल विद्युत केंद्र रोहतास में है। उसके बाद करेंगे बिहार की जलवायु। 1 से 2 प्रश्न जरूर यहाँ से रहता है। बिहार की जलवायु का वर्गीकरण, तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है यहाँ की जलवायु, पहले यही याद रखेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु। कोपेन के अनुसार प्रश्न आता है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु तो दो मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु हुआ है CWG है बिहार के। अगर हम बात करें, 1 मिनट आपको मैप के हिसाब से बात किया जाए, बिहार के मैप के हिसाब से बात किया जाए तो जो मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु होगी वह है CWG। उसके बाद CWA है उत्तरी बिहार की जलवायु। कौन है यह? CWA। और अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो CSA होता है, यह दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है। देख लीजिए यहाँ पे, तो उत्तरी बिहार किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी एवं अररिया आदि यहाँ की जलवायु CWA है। और दक्षिणी बिहार पटना, गया, मुंगेर व जहानाबाद की CSA है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक।
तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी की समीपता, तो ये सब कोई बहुत हिमालय से निकटता, दक्षिणी बिहार में पहाड़ी नुमा उच्चावच, काल वैसाखी पहुने, तो ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। उसके बाद बिहार की प्रमुख ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, यही उत्तर प्रदेश की भी होती है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मध्य जून तक होती है। लू का प्रवाह रहता है। सबसे गर्म स्थान, यह प्रश्न पूछा जाता है, सबसे गर्म स्थान गया। मानसून के पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि भी होती है। बिहार में वर्षा ऋतु मध्य जून से शुरू होती है मध्य अक्टूबर तक। सर्वाधिक वर्षा जुलाई में अगस्त में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता रहता बार बार। वर्षा का जो कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन पूर्वी बिहार में 8 जून में होता है, पश्चिमी बिहार में 15 जून। पूर्वी बिहार में 8 जून को हो जाता है और पश्चिमी बिहार 15 जून तक पहुंच जाता है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अरवल। यह भी फैक्ट याद रखेंगे। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? अरवल में होती है, यह भी याद रखेंगे। बिहार में शीत ऋतु कब होती है? मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। पाला पड़ता है पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र पर। सर्वाधिक ठंड होती मध्य दिसंबर से जनवरी तक और शीत ऋतु में वर्षा होती 5 से 10 सेंटीमीटर। सर्वाधिक ठंडी कहाँ पड़ती है? गया में पड़ती है, याद रखेंगे यह भी। उसके बाद बिहार में वन स्थिति, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो सबसे नई है अभी हाल फिलहाल में 2021, इसके हिसाब से देखेंगे बिहार में वनावरण। बिहार में अगर हम गैर वन देखें तो 91.91% क्षेत्र है। अति सघन वनों के बारे में बात करें तो 0.35%, खुले वन 4